आज हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। एक ऐसा नाम जिनके बारे में आज भी उनकी वफात के 200 साल बाद भी इतनी शिद्दत बहस होती है। क्या वो एक मुजाहिद आज़ादी थे या एक बेरहम जालिम? चले आज उनकी इस पेचीदा शख्सियत की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉल है ना, ये उनके लिए सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि ये तो वो फलसफा था जिस पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। इसी सोच ने उन्हें मैसूर का शेर बनाया और जनूबी हिंदुस्तान में बरतानवी राज के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। और यही तो उनकी मिरास का सबसे बड़ा तजाद है। एक तरफ लोग उन्हें एक हीरो मानते हैं जिसने नौआबादियाती ताकत का डट के मुकाबला किया, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की जाती है, एक मुतासिब और जालिम हुक्मरान की। तो सवाल ये उठता है कि इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ पहचानों के पीछे असल टीपू सुल्तान कौन थे? तो आखिर जनूबी हिंदुस्तान का ये हुक्मरान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतना बड़ा चैलेंज बना कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है उनके इख्तिदार में आने से। अच्छा, तो जब 1782 में टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के बाद तख्त पर बैठे तो दूसरी एंग्लो मैसूर जंग पहले से ही चल रही थी। तो उन्हें विरासत में सिर्फ एक सल्तनत नहीं मिली, बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत की एक मिरास भी मिली, और इस मिरास को उन्होंने और भी ज़्यादा शिद्दत से आगे बढ़ाया। लेकिन टीपू सुल्तान सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक दूरअंदेश हुक्मरान भी थे। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर अंग्रेज़ों जैसी जदीद ताकत से लड़ना है तो अपनी रियासत को भी जदीद बनाना पड़ेगा, और उन्होंने बिल्कुल यही किया। और यहाँ देखें कि इनकी इस्लाहात कितनी वसी थीं। ये सिर्फ फौज तक महदूद नहीं थीं। उन्होंने नया सिक्का जारी किया, नया कैलेंडर बनाया, ज़मीन के महसूलात का पूरा निज़ाम बदल दिया। यहाँ तक कि मैसूर की मशहूर रेशम की सनत को भी उन्होंने फ़रोग़ दिया। वज़न और पैमाइश का नया निज़ाम लाए, सड़कें और बंदरगाहें बनवाईं। मतलब ये कि उन्होंने अपनी रियासत को हर तरह से मुआशी और इंतज़ामी तौर पर इतना मजबूत बना दिया कि वो बैरूनी ताकतों का मुकाबला कर सके। लेकिन उनकी सबसे मशहूर, बल्कि कहना चाहिए कि सबसे इनकलाबी फौजी जिद्दत थी रॉकेट आर्टिलरी। उनके लोहे के खौल वाले मैसूरी रॉकेट 2 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते थे। ज़रा सोचें, उस ज़माने में ये कैसी टेक्नोलॉजी होगी। इसने ब्रिटानवी फ़ौज में तो जैसे हलचल मचा दी थी। इसीलिए उन्हें रॉकेट आर्टिलरी के बानियों में शुमार किया जाता है। अब ये जो 4 जंगें हैं, ये उनके और अंग्रेज़ों के बीच मुसलसल कशमकश की कहानी सुनाती हैं। पहली 2 जंगों में तो टीपू को ज़बरदस्त कामयाबियां मिलीं, लेकिन तीसरी जंग एक टर्निंग पॉइंट था। फ्रांसीसी मदद नहीं मिली और उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। आधी सल्तनत चली गई और अपने 2 बेटों को यरगमाल बनाकर देना पड़ा। और फिर आई चौथी और आखिरी जंग, जब एक बहुत बड़ी इत्तेहादी फौज उनके दारुल हुकूमत सिरंगापट्टम का मुहासरा करने आन पहुंची। तो चौथी जंग में अंग्रेज़ों की फ़ौज तो बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिरंगापट्टम के गिरने की वजह सिर्फ फौजी ताकत नहीं थी। असल और सबसे बड़ा धचका सल्तनत को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से लगा। और सितम ज़रीफ़ी देखें, टीपू के वालिद हैदर अली ने उन्हें मरते वक्त साफ साफ खबरदार किया था कि कुछ लोगों पर, ख़ासतौर पर मीर सादिक और पूर्णिया पंडित पर कभी भरोसा ना करना। लेकिन टीपू ने शायद अपनी रहमदिली की वजह से इस नसीहत पर ध्यान नहीं दिया, और यही गलती आखिर में जानलेवा साबित हुई। तो ये कोई एक शख्स की गद्दारी नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश थी। उनके वज़ीर आज़म मीर सादिक ने सारे राज अंग्रेज़ों को बता दिए। वज़ीर ख़ज़ाना पूर्णिया पंडित ने जानबूझकर किले के एक कमज़ोर हिस्से से फ़ौजियाँ हटा लीं, और तो और एक कमांडर मीर मोइनुद्दीन ने सफ़ेद रुमाल लहराकर अंग्रेज़ों को हमला करने का इशारा दे दिया। तो इन सब ने मिलकर सेरिंगापट्टम के दिफा को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। और जब 4 मई 1799 को किले की दीवार में शिगाफ पड़ा तो टीपू सुल्तान भागे नहीं, बल्कि खुद उस शिगाफ का दिफा करने पहुंच गए। उन्होंने हथियार नहीं डाले, बल्कि आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनकी शहादत के बाद उनकी लाश अपने ही वफादार सिपाहियों के ढेर के नीचे से मिली। टीपू की शहादत और मैसूर की शिकस्त के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक और अलमिया शुरू हुआ। और ये अलमिया था उनकी शानदार लाइब्रेरी की लूटमार का। ये सिर्फ एक सल्तनत की शिकस्त नहीं थी, ये एक तहजीब का, एक सकाफत का नुकसान था। तो ये सवाल बहुत अहम है कि जब कोई सल्तनत गिरती है तो उसकी सकाफत का क्या बनता है, क्योंकि जंगें सिर्फ ज़मीन नहीं छीनती, वो इल्म और तारीख़ भी छीन लेती हैं, और टीपू के कुतुब खाने के साथ बिल्कुल यही हुआ। मिसाल के तौर पर एक बरतानवी अफसर कैप्टन डेविड प्राइस ने लिखा कि किताबें बस टोकरियों में ढेर थीं और सब कुछ बेतरतीब था।
जाहिर है इस तरह की बात कहकर उस कीमती खजाने पर माले गनीमत के तौर पर कब्जा करना आसान हो जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक और बरतानवी अफसर ने बिल्कुल उलट बात लिखी। उसने कहा कि लाइब्रेरी तो बेहतरीन हालत में थी और उसके इंतजाम का एक बाकायदा निज़ाम था। इससे साफ जाहिर होता है कि तारीख अक्सर जीतने वाले ही लिखते हैं और पहला बयान शायद उस लूट मार को जायज़ करार देने के लिए ही दिया गया था। और आज भी जब टीपू की लाइब्रेरी से लूटी हुई किताबें, खासतौर पर कुरान के नायाब नुस्खे बरतानवी कलेक्शंस में नजर आते हैं, तो ये एक तकलीफदेह एहसास होता है। जैसा कि प्रोफेसर सादिया कुरैशी कहती हैं, किसी मुकद्दस किताब को इस तरह लूटे हुए माल के तौर पर देखना बहुत तकलीफदेह है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो अब माजी का हिस्सा होनी चाहिए। तो मैदान जंग की लड़ाइयां तो 1799 में ख़त्म हो गई, लेकिन टीपू सुल्तान की मीरास पर जो जंग है वो आज तक जारी है, और इस बहस का सबसे बड़ा मरकज़ है उनकी मजहबी पॉलिसियां। एक तरफ उन पर इल्ज़ाम है कि वो एक मुतासिब हुक्मरान थे, हिंदू मुखालिफ थे, लेकिन दूसरी तरफ तारीख़ी शवाहिद एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे हुक्मरान की जो मंदिरों का मुहाफिज था। तो सच क्या है? चलें कुछ हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं। देखें, रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि टीपू ने लक्ष्मीकांत और रंगनाथ जैसे बड़े मंदिरों को चांदी के बर्तन और दूसरी कीमती चीजें दान की। एक बार तो उन्होंने अपनी ही तोपों को एक मंदिर पर हमला करने से रोका। जब मराठों ने एक मंदिर की बेहुरमती की तो टीपू ने उसे दोबारा तामीर करवाया, और सबसे अहम बात, उनकी हुकूमत में पूर्णिया जैसे हिंदू आला तरीन ओहदों पर थे, यहां तक कि उनके जाती सेक्रेटरी भी हिंदू थे। तो ये सब एक मुतासिब हुक्मरान की तस्वीर से तो मेल नहीं खाता। तो हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, शेर की एक दिन की जिंदगी। ये सिर्फ एक कौल नहीं था, ये टीपू सुल्तान की जिंदगी का खुलासा है। उन्होंने गीदड़ की तरह लंबी गुलामी की जिंदगी पर शेर की तरह एक दिन की आज़ाद जिंदगी को तरजीह दी, और इसी उसूल पर वो लड़े और इसी के लिए उन्होंने जान दी। तो आखिर में सवाल वही है, टीपू सुल्तान कौन थे, हीरो या विलेन? शायद सच ये है कि वो इन दोनों खानों में फिट नहीं बैठते, वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थे। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि तारीख की ऐसी शख्सियात को कैसे याद रखा जाए जो सल्तनत और आज़ादी की जंग में फंस गई थीं। उनकी मिरास का कोई सीधा साधा जवाब नहीं, बल्कि ये तारीख की पेचीदगियों को समझने की एक दावत है।